कुछ वर्ड्स जो हैं उनको अगर मैं लीगल लैंग्वेज से थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो फर्स्ट वर्ड इज दैट सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ऑफ कोर्स द सर्कमस्टांशियल एविडेंस एज द वर्ड सजेस्ट सर्कमस्टांस, क्या होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है, अगर मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी तो दैट विल बी मोर इजी फॉर मी टू कन्वे व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है क्राइम में मोस्टली क्या होता है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में जो है सर्कमस्टांसेस को देख के जो है वो पता लगाया जाता है कि क्राइम जो है किसने किया है। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स एक एग्जांपल है, फुटप्रिंट्स एग्जांपल है। हालांकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है एक एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसके अंडर ये डिफाइन किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो पॉश एक्ट में जो है वो कवर नहीं होता है, क्योंकि पॉश एक ऐसा एक्ट है जहां पर जरूरी नहीं है कि महिला जो है, देखिए इसमें सिर्फ प्राइमा फेशियाई जो होता है द फर्स्ट इंस्टेंस, ये प्रूव होना चाहिए कि हाँ महिला कंप्लेन लेके आ रही है और ये जो कंप्लेन है ये सेक्सुअल हरासमेंट की है। इसमें जरूरी नहीं है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ इतना कि हाँ वो बोल रही है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है एंड प्राइमा फेशियाई वो लग रहा है, प्राइमा फेशियाई इज एट द फर्स्ट इंस्टेंस वो लग रहा है कि हाँ उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो वो कंप्लेन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है। पॉश में हमारे कानून में दो तरह के प्रिंसिपल मेंशन किए गए हैं। पहली प्रिंसिपल है दैट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड सेकेंड जो है वो है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो हमारे क्रिमिनल केसेस में चलता है, एक्यूज ने क्राइम किया है या नहीं किया है। अब ये प्रूफ होना जो है वो डाउट के उसके बियॉन्ड होना चाहिए कि हाँ उसने क्राइम किया है, इसी ने मर्डर किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉश में कि क्या इस इंसान ने सेक्सुअल हैरासमेंट का ऑफेंस जो है वो किया है या नहीं किया है, उसमें हमें ये पता करने की जरूरत नहीं है कि हर एक डाउट उसके बियॉन्ड होना चाहिए। बस बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मस्ट बी देयर, लाइक there is no need to establish the change of sexual harassment beyond reasonable doubt as in the criminal proceeding, as I already told you people कि criminal proceedings में beyond reasonable doubt होना चाहिए, but इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। all that is necessary is the inquiry must be conducted in the fair and transparent manner and in due compliance of the principle of natural justice। जैसे मैंने बात की natural justice की, तो this is not I am saying ये एक केस है, मेधा कोतवाल करके एक केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट 2012 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही यही लाइंस जो मैं बोल रही हूँ सेम लाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कोट की है। आप देख सकते हैं ये मेधा कोतवाल करके ये केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है कि ऑल दैट इज नेसेसरी इज द इंक्वायरी मस्ट बी कंडक्टेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर and in due compliance of the principle of natural justice after giving full opportunity to the defendant। नाउ दिस डिफेंडेंट इन अगर पॉश एक्ट में बात करें तो डिफेंडेंट जो होगा दैट इज द ऑपोजिट पार्ट। अब हम उसको तब तक एक्यूज नहीं मान सकते, इसमें ऑडी आल्ट्रम पार्टम का एक प्रिंसिपल है, यानी कि हियर द बोथ साइड्स। अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो इंसान ऑब्वियसली बोलेगा कि नहीं उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ या मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तो पॉश एक्ट में इंक्वायरी कमेटी की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो दोनों पार्टीज को सुने, वो सिर्फ उस कंप्लेनेंट की कंप्लेन के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकती हैं। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि दोनों पार्टीज को सुन के ही इंक्वायरी कमेटी जो है वो आगे प्रोसीड करेगी। मैं बस आपका ध्यान इसमें लेके आना चाह रही हूँ कि हमने अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बारे में बात किया है और आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो लिस्ट में था उसके बारे में बात किया है। द नेक्स्ट वर्ड दैट जो आपके पास है वो रिट पिटिशन के ऊपर है। ओके, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आप उस पे दे सकते हैं, आपके हिसाब से व्हाट इज अ रिट पिटिशन? ऐसे तो बहुत सारी रिट्स होती हैं, बट अगर मैं बात करूं 5 तरह की रिट्स हैं जो हम फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अंडर आर्टिकल 32 जो है हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। इसमें जो है क्यों रिट फाइल करेंगे, क्या नौबत आ जाएगी अगर मैं पॉश को इससे ज्वाइन करूं, तो पॉश को रिट से जोड़ने की कोशिश करूं। जैसे मैंने बात की हर एक प्रेमिसेस, चाहे वो छोटी सी छोटी दुकान ही क्यों ना हो या फिर बड़ी से बड़ी कंपनीज क्यों ना हो, लाइक बड़े बड़े शहरों में लाइक दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वहां पे कंपनीज होती हैं तो दे मस्ट भी वहां पर तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। अब जहां पे नहीं होगी तो वहां पे उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी पे क्या क्या एक्शन हो सकता है दैट हैज बीन मेंशन। अब बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं इनमें जहां पर इंटरनल कमेटी नहीं थी और वहां के एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ या पर्टिकुलर जो भी वो प्रेमिसेस थी उसके खिलाफ जो है
वो रिट में गए बिफोर हाई कोर्ट, बिफोर दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स, या फिर इवन अभी JNK का मैं बात करूं तो रिसेंट ही, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द केस, बट उसमें क्या हुआ था कि एक पायलट है, वो स्क्वाड्रन लीडर थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन किया अपने ही किसी कलीग पे। तो उनकी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी थी, लेकिन हर एक एसोसिएशन, हर एक कंपनी, हर एक वर्क प्लेस का स्पेसिफिक एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, सर्विसेज रूल होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग उन्हें पॉश को इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है अपने पर्टिकुलर वर्क प्लेस में। इंडियन एयरफोर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी तो उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस में थी, लेकिन वो जो सर्विसेज रूल्स है जो इंडियन एयरफोर्स के, उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करी थी। तो वो जो महिला है, वो जो पायलट है, वो डायरेक्टली JNK हाई कोर्ट में उन्होंने रिट फाइल की अगेंस्ट जो उनकी वर्क प्लेस की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी थी, कि ये जो इंडियन एयरफोर्स के रूल्स हैं जो पॉश एक्ट के अंडर हैं, ये उनके अकॉर्डिंग जो है मेरी कंप्लेन को इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, या फिर कुछ कहीं वॉयलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो है हाई कोर्ट ने ये रिट जो है ये अलाउड की, और उनको जो है कहा कि आप जो है जो भी इंडियन एयरफोर्स के जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी सर्विसेज रूल्स है, आप उनके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर वर्क करें। आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 5 तरह की रिट्स हैं। वन इज द मैंडमस, हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलाते हो गवर्नमेंट को कि आप अपना काम करें, और इसमें डू योर ड्यूटी करके जो है मैंडमस रिट है जो आप फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। वहां पे 10 एम्प्लॉय है या 10 से ज्यादा है, वहां पे अगर कोई भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क प्लेस, यू कैन फाइल रिट ऑफ मैंडमस अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आप उसमें रिट में जा सकते हैं। ये रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं, कोर्ट से डायरेक्शन दिला सकते हैं। वो जो कंपनी है उसको फोर्स पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, उनका इनफैक्ट लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। Convicted is penalty or convicted is that you are found guilty? What is convicted? देखिए, कन्विक्शन इज यू फाउंड गिल्टी। To begin with the principle of natural justice, now the question arises that what are these principles? So there's no specific definition or there is no straitjacket formula to understand this term, but there are certain key aspects that need to be kept in mind. So through the evolution of case laws, etc., the following points that I will mention form a part of the principles of natural justice. One, a fair opportunity to be heard to all the parties, the right to all the parties to cross-examine each other, the right to depose or make a submission or make a statement without any fear or retaliation, and of course, no bias. There should not be any bias against either of the parties. So this fact about the bias has been judicially taken care of, or rather legislatively been taken care of by including an external member, which lends the IC a sort of independence from both the parties. If you're on the IC, some of the key things coming out of this case law is that make sure that the respondents are also given a chance to be heard. All the evidences, all the statements made by the complainants are given to them. They are given time to prepare their response, and whatever the respondents have to say are also reduced in writing and recorded. The objective of the IC and the duty of the IC is to ensure that proper decorum is followed when cross-examination is happening. Everything that is said in such cross-examination also has to be recorded in some way. So appellate basically means your right to contest any order or any recommendation that has been given against you. Quash complaints, any party, in two circumstances. One, if he or she is aggrieved by the recommendations of the IC, or if the company, the employer company, has not really implemented the recommendations of the IC, can appeal against both these subject matter. Preponderance of probability is basically concept in determining the standard of proof that is required in an IC inquiry. Like what kind of proof will be sufficient? Like Meenu said, there are two systems that is there, right? One is preponderance of possibility and the other theory is beyond a reasonable doubt. So let me tackle the second one first. Beyond reasonable doubt means you have to give evidence about an accused, and the evidence should be such that a reasonable man
will have no doubt in his head that yes, this person is guilty. This standard is used in criminal cases. When we come to civil cases, and particularly in posh cases, the theory of preponderance of possibility basically means you will take all the facts at hand, you will take all the evidences, you will weigh these and see what is a probable situation. If there are various probable situations or conclusions, you will see which is the one that is the most probable. So basically, this standard will be met if the proposition or the conclusion that is being arrived at is more likely to be true than untrue. So again, there is this interesting case law. So a female employee working in a ESI hospital filed a posh complaint against an accused, accusing him of multiple instances of sexual harassment. Now, during the course of the inquiry, she could not recall some of the exact instances or some of the exact language that the accused had used. She was also not able to provide any witnesses who could corroborate that, yes, this had actually happened. So then what the IC did, the IC saw the fact, and it, for one or two instances, it said that, yes, it is to give certain relief to the complainant during the pendency of the proceedings. Now here I will talk more about the role of the IC, because when the IC request for some interim relief, which can be in the form of request for a transfer for the respondent, request for leave, request that the respondent does not oversee the work or does appraisal for the complainant, etc. The IC needs to then sit and think that, okay, should I allow this or not? And there are certain aspects that the IC needs to keep in mind when taking this decision. One is the personal safety of the complainant. That is she safe or not, or will she be safe if we say a no to her request? Secondly, also, to see if the complaint is of a continuing nature, like is it something that has happened and it's stopped, or is it continuing? And the third, the behavior and any history of the respondent. Not that you will act upon it or assume that therefore the respondent is at fault at this time also based on his background and history, but that is also a determining factor. That said, you also have to take into account that whether the respondent will undergo any hardship that is not commensurate. But we have to always remember that the primary outlook for interim relief is towards the welfare of the complainant. So that should always be kept in mind by the IC. There's a very big example of a company in NCR which had passed an interim measure on an respondent. And actually, if you Google, you'll find the letter which was issued by the internal committee, which during the pendency of inquiry, you will be suspended and you have to return the assets of the organization and all that. And it was very harshly drafted. The person went ahead and committed suicide, and it was a big thing about it and really unfortunate thing to happen. So how as an IC also has to be very sensitive, because the case is still being discussed. We have not convicted the person, we have not given so you have to be extremely sensitive. So the idea of taking an interim measure is to ensure that both the parties are protected, according to me, not only the victim, but also the respondent, right? To make it brief, quid pro quo, it actually means this for that. So it's an exchange of any two things. So that's the simple meaning of quid pro quo. So in terms of sexual harassment, when we say quid pro quo, it means it usually involves a perpetrator who is at a higher level of authority and a victim who is subordinate to him. So in such cases, there can be a quid pro quo sexual harassment where the superior will usually offer, it can be either positive or negative at a workplace, make any sexual advances and expect the employee to comply with it. And if she does that, he might give her a promotion or a raise or something. So that will be positive. Where when we talk about a negative situation, if you do not agree to my demands, then you might get fired or her performance review would be bad. So this is how it is in very simple terms.
What does appropriate government mean? In POSH Act, I think it is still easier. It actually initially it says if it's financed by the central government or state government, the relevant respective government will be the appropriate government. So this takes away all the government establishments. So any other establishments, irrespective of your presence, online, virtual, offline, how many ever branches you have, depending on all of that, it says establishment. In any other case, it is going to be the state government, which will be the appropriate government. So the duty of the appropriate government under the Act is to monitor how this particular Act is being implemented and take reports from all these. So cognizable and non-cognizable, in very simple terms, cognizable offense is a very heinous, severe offense where a police can arrest the accused without a warrant. But when it comes to a non-cognizable offense, there should mandatorily be a warrant before the accused can be arrested. That's why they say that a woman can go to IC as well as go to police station parallelly. Yes. And as an IC, we should ensure that we help her do that. And there are times when I hear a lot of employers saying, oh my God, but we are doing it at IC, so why is she still going to police station? But that is something that we should not deter her or stop her from doing it. In fact, if she's doing it, let her do that. And if it is a severe offense, there have been times when we ourselves have recommended her to go to a police station. Suo motu, it means on its own motion. So that is the exact translation of the term. So it means on its own motion. So when we say suo motu, this is a situation where an authority takes an action on its own motion without waiting for someone to come and complain to it about an incident. That is the translation and the explanation for that particular term. So basically, the Act is silent on whether IC can take suo motu action. I have not come across a situation where IC has on its own motion taken up a case, because IC is an independent committee which is set up in each office. But I mean, without a written complaint for someone to witness a incident of sexual harassment and take up its own motion, it's a very rare incidence, because any action or any sexual advance by the accused is going to be committed at a safe and secluded place. So for someone to witness this, take it up, from an inquiry level, basically from the IC level, for them to initiate an inquiry based on something they witnessed is quite rare. So I have not come across it, but the legal position is that there is no restriction on it. That even if we don't have a written complaint, but we know there's something happening and we don't want the perpetrator to go away, we ensure that the HR gets in and tries to resolve that case, right? Or resolve the issue.